पिछले 10 वर्षों से हिंदी साहित्य टीजीटी, पीजीटी और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ाता आया हूं। और आज हम देखेंगे जो पीजीटी का सिलेबस है और पीजीटी की तैयारी कैसे की जाए, कैसे रणनीति बनाकर पहली बार में ही पीजीटी का पेपर निकाल लिया जाए। तो सैकड़ों बच्चों ने मेरे मार्गदर्शन में अभी तक सफलता अर्जित की है और आगे भी हजारों लोगों को सफलता अर्जित करनी बाकी है। हाँ, बी पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक सोचें। और आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे हिंदी साहित्य का वर्गीकरण किया गया है। तो हिंदी साहित्य आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण खंड बन जाता है। अगर हम पिछले वर्षों के प्रश्नों का अवलोकन करें, मूल्यांकन करें, तो हमें यह समझ में आता है कि हम हिंदी साहित्य पर पकड़ बनाए बिना एग्जाम या परीक्षा को निकाल नहीं सकते। तो अगर आपको परीक्षा उत्तीर्ण करनी है, क्वालिफाई करना है, तो इसके सारे खंडों पर ही, चाहे पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, सारे खंडों पर ही आपको बराबर पकड़ बनानी होगी। व्याकरण आप लोग पढ़ते आए हैं और व्याकरण भी यहाँ पर बड़ी भूमिका निभाता है। तो सारा हिंदी का व्याकरण तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो साहित्य या काव्य से संबंधित महत्वपूर्ण खंड हैं, भाग हैं, उनको आपके सिलेबस में तवज्जो या वरीयता प्रेफरेंस दी गई है। आइए देखते हैं भाई। तो हिंदी साहित्य का वर्गीकरण, तो हिंदी साहित्य का वर्गीकरण आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा, कई जगह आप देखोगे कि यहाँ पर 2 भाग को एक कर दिया गया है, या यूं कहें कि कई जगह पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल की जगह केवल मध्यकाल लिखा हुआ मिलता है। तो भी घबराना नहीं है। मध्यकाल को आप 2 भागों में बांटोगे तो फिर आपको क्या मिलेगा? पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। पूर्व मतलब पहला या पहले और उत्तर मतलब बाद। तो भाई मध्यकाल में एक आपको पूर्व मध्यकाल और एक आपको दिखेगा उत्तर मध्यकाल। तो आगे देखते हैं भाई हम लोग। तो हिंदी साहित्य के वर्गीकरण में सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा आदिकाल, और आदिकाल को हम लोग वीर गाथा काल के रूप में भी जानते हैं। हाँ भाई, वर्गीकरण आप देखोगे जितने भी खंड होंगे उनका आपको दूसरा नाम भी देखने को मिलेगा। जैसे हम बात करें भक्ति काल, तो भक्ति काल पूर्व मध्यकाल का ही दूसरा नाम है। जैसे हम बात करें उत्तर मध्यकाल, तो उत्तर मध्यकाल का दूसरा नाम क्या है? रीतिकाल है, रीतिकाल। आधुनिक काल को हम लोग गद्यकाल भी कहते हैं, गद्यकाल भी कहते हैं, याद रखना। ये बार बार लगातार पूछे जाने वाले जो महत्वपूर्ण खंड हैं आपकी परीक्षा के अनुसार, ऐसे खंडों को मैं आपको कहूंगा कि आप सभी बढ़िया से तैयार कर लेंगे, ताकि महत्वपूर्ण जो खंड हैं उन पर आपकी पकड़ मजबूत रहे, कमजोर ना हो। तो यहां पर आप देखोगे तो हमने एक एक खंड को बढ़िया से डिस्क्राइब किया है, एक एक भाग को बढ़िया से मैंने भाई आपके लिए संक्षिप्तीकरण नहीं, बल्कि मैंने विस्तृत रूप में आपको डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है और समझ में भी आप सभी को आएगा। हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदी कैसे हम लोग कमजोर होने दें, नहीं होने देना है। क्लियर? और देखिए, तो यहां पर जब हम देखेंगे आदिकाल या वीर गाथा काल का जब हम लोग खंड करेंगे तो इसमें बहुत सारे भाग मिलते हैं। जैसे सिद्ध साहित्य, सिद्ध यहां लिख सकते हैं, सिद्ध साहित्य, सिद्ध साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, अपभ्रंश, चारणी, ये सब आपको इस खंड में पढ़ने को मिलेगा। एक प्रश्न बार बार लगातार अनायास ही
पूछ लिया जाता है या कौतूहल बस मन में आ जाता है कि भाई हिंदी की मातृभाषा कौन है? संस्कृत है। लेकिन हिंदी का जो उद्भव हुआ है, हिंदी का जो अवतरण हुआ है, वो किससे हुआ है? तो आपको संस्कृत नहीं बल्कि अपभ्रंश बताना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, महत्वपूर्ण बिंदु। साथ साथ हम लोग नोट करते जाएंगे और जब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, विस्तार से पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको एक एक बातें समझाऊंगा, एक एक खंड पर, एक एक भाग पर बढ़िया से जो मैंने नोट्स बना रखे हैं वो आपको नोट्स भी दूंगा। आप अपने से भी तैयारी करना और हम जो आपको नोट्स देंगे वो एकदम रामबाण नोट्स होगा, जो आपकी सफलता में मील का पत्थर साबित होगा। तो कौन सी भाई एग्जाम कैसे निकलता है, और स्पेशली अगर हम बात करें पीजीटी का सिलेबस जो है वो बड़ा वास्ट होता है, बहुत विस्तार से है, और जितना कम पढ़ा जाए उतना ही कम पड़ता है हमारे लिए। तो कौन सी किताब पढ़ी जाए, कौन सी छोड़ी जाए, ये महत्वपूर्ण विषय चर्चा का बन जाता है आपके एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में। अगर हम बात करें तो हिंदी समझ में आ रही ना? तो हिंदी में आपको ऐसे ही शब्दों का संकलन रखना पड़ेगा। हाँ, डिक्शनरी मजबूत होनी चाहिए आपकी। आगे बढ़िए, देखिए फिर भक्ति काल आपको देखने को मिलेगा। अभी मैं बस ओवरऑल संक्षेप में एक ओवरव्यू दे रहा हूं, फिर मैं बढ़ाऊंगा, डिटेल में सब समझ में आएगा। भक्ति काल, तो भक्ति काल में आप राम भक्ति भी देखोगे, आप कृष्ण भक्ति भी देखोगे। कुछ ऐसे कवि आपको मिलेंगे, कुछ ऐसे चरित्र मिलेंगे जो अपना आराध्य कृष्ण को मानते हैं और पूरे तरीके से भाई वो अपने आप को डेडिकेट करते हैं कृष्ण में या राम में। तो ऐसे कवि को हम लोग दो वर्गों में विभाजित कर लेते हैं। क्लियर? राम भक्त, कृष्ण भक्त। तो राम भक्ति पढ़ेंगे, कृष्ण भक्ति पढ़ेंगे, हम यहाँ पर संत के बारे में भी पढ़ेंगे, हम यहाँ पर सूफी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो या यूं कहें कि ऐसे भी कह सकते हैं, राम भक्ति काव्य पढ़ेंगे, राम भक्ति काव्य पढ़ेंगे, कृष्ण भक्ति काव्य पढ़ेंगे, संत काव्य पढ़ेंगे, सूफी काव्य पढ़ेंगे, आख्यान पढ़ेंगे। ये सब हम लोग पूर्व मध्यकाल में पढ़ते हैं, या यूं कहें कि भक्ति काल में पढ़ते हैं। आगे जब बढ़ोगे तो फिर आपको मध्यकाल में ही, जो उत्तर मध्यकाल है जिसको हम लोग रीतिकाल के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर रीतिकाल में भी कई महत्वपूर्ण खंड बन जाते हैं, भाग बन जाते हैं। जैसे रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्ति, ये तीन भाग आपको रीतिकाल में पढ़ने होते हैं। आगे बढ़ोगे तो भाई हम कह सकते हैं चौथा या अंतिम या तीसरा जो खंड है हिंदी साहित्य का, जब हम वर्गीकरण करते हैं तो उसको हम बोलते हैं आधुनिक काल। क्या बोलते हैं भाई? आधुनिक काल। और आधुनिक काल का जो दूसरा नाम है वो गद्य काल है। और गद्य काल या आधुनिक काल की बात करें तो इसमें हम लोग भारतेंदु युग पढ़ते हैं, द्विवेदी युग पढ़ते हैं, छायावादी युग पढ़ते हैं। और जो छायावादी युग है उसको हम लोग पुनः दो वर्गों में विभाजित करते हैं, एक है छायावाद, एक है छायावादोत्तर युग। ध्यान देना, छायावादोत्तर युग को हम लोग शुक्ल युग के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से भाई? शुक्ल युग के नाम से भी जानते हैं। और छायावादोत्तर युग का भी अगर हम लोग खंड करें तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं प्रगतिवादी कवि के बारे में, प्रगतिवाद के बारे में पढ़ेंगे, नई कविता पढ़ेंगे। तो भावनाएं समझें, यहाँ पर आगे स्पेस जगह नहीं मिला तो ये 3 पॉइंट हमने छोड़ दिया था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जब पढ़ाऊंगा तो एक एक बिंदु, एक एक खंड, एक एक भाग हम लोग बढ़िया से तैयार करेंगे, ताकि एक बार में ही हमारा सिलेबस पर बढ़िया पकड़ बन जाए और पहली बार में ही हम लोग अपनी परीक्षा में सफलता प्राप्त करें। तो ये तो रहा साहित्य का वर्गीकरण। और आइए देखते हैं आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस के बारे में देख लें। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ है भाई? सिलेबस ऑफ रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर सब्जेक्ट हिंदी।
तो यहाँ पर अगर हम भाई सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, क्या देख पा रहे हैं नहीं, आप लोगों के पास सिलेबस होगा, ये है कि नहीं आप लोगों के पास सिलेबस? तो आप सिलेबस देख लेना, ओवरव्यू में एक आपको दे देता हूं जिसमें आपने पढ़ा होगा और जानते भी होंगे कि इस प्रश्न पत्र में भाई इस पाठ्यक्रम में 2 प्रश्न पत्र होंगे, पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा। तो पेपर 1 प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2 के कुल 200 अंक होंगे, प्रत्येक प्रश्न पत्र का 100 अंक होगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र की जो अवधि है वो 3 घंटे होगी। अवधि मतलब समय, ड्यूरेशन। क्लियर है ना भाई? तो कभी कभी समश्रुति भिन्नार्थक शब्द में व्याकरण में पढ़ा होगा आपने, अवधि और अवधि पूछ लेता है। तो अवधि एक भाषा है जो अयोध्या भगवान राम का जहां बड़ा सा मंदिर बनाया गया है, प्राचीन काल में भी था लेकिन बाद में वो अपने नवीन अवस्था में आ गया है। तो अयोध्या के आसपास का क्षेत्र अवध क्षेत्र कहलाता है। आगे बढ़ जाइए तो यहां पर आप देखोगे प्रश्न पत्र 1 में बहुत कुछ पढ़ना है आपको। क्या क्या पढ़ना है यहाँ पर आपको भाई पेपर 1 की इकाई 1 की बात करें, पेपर 1 में तो यहाँ व्याकरण तथा रचना में समास पढ़ना है, लिंग पढ़ना है, अलंकार पढ़ना है, काव्य रचना पढ़ना है, भाई वाक्य रचना पढ़ना है, कारक पढ़ना है, पद परिचय पढ़ना है, मुहावरे और लोकोक्तियां पढ़ना है। तो पेपर 1 में जो इकाई 1 है, कई सारे डिवीजन है ना, तो उसमें ये पहला इकाई एकदम तैयार कर लेना। अब आपके मन में कौतूहल बस, जिज्ञासा बस ये प्रश्न बन रहा होगा, ये क्या है भाई, वाक्य रचना क्या होती है? कारक तो आप जानते होंगे, क्या आप जानते पद परिचय? तो बहुत सारे बच्चे यहां असमंजस में रहते हैं, सर पद परिचय क्या है? तो भाई व्याकरण में पद परिचय आप पढ़ते हैं कि कहां पर संज्ञा का प्रयोग होगा, कहां पर क्रिया विशेषण होगा, कहां पर सर्वनाम होगा, कहां पर विशेषण होगा, कहां पर परिमाणवाचक विशेषण होगा, कहां पर गुणवाचक विशेषण होगा, कहां पर संख्यावाचक विशेषण होगा। इतने सारे क्वेश्चंस पद परिचय में बनते। तो अगर आपने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण इन सब पर बढ़िया से कमांड बनाई है, तैयारी की है, तो यहां से आपका नंबर छूट नहीं पाएगा, छूटेगा नहीं। तो पद परिचय समझ में आया। वाक्य रचना में अगर हम बात करें, वाक्य रचना के आधार पर 3 खंड हम लोग बनाते हैं, वाक्य को रचना के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं, सरल या साधारण वाक्य, एक होता है मिश्रित वाक्य, एक होता है संयुक्त वाक्य। क्लियर भाई? तो हम आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कीवर्ड बताएंगे जिनके आधार पर आप वाक्य को देखते ही समय रहते पता कर सकते हो कि कौन सा वाक्य सरल होगा, कौन सा वाक्य मिश्रित या संयुक्त होगा। क्लियर है ना भाई? जहां पर एक उद्देश्य एक विधेय होगा, सरल या साधारण वाक्य कहलाता है। राइट? हाँ, चलिए आगे बढ़ जाइए, आगे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। समास क्या होता है? तो भाई आपको एक एक लाइन, एक एक उदाहरण डिटेल में समझना पड़ेगा, पूरा मैं आपको नोट्स भी दूंगा। तो समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। तो भाई 2 शब्दों के मिलने से जो नया सार्थक शब्द बनता है उसको हम समास बोलते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? तो आप बताओगे सर 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होंगे? 6 भेद होंगे। अव्ययी भाव समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, द्विगु समास होता है, द्वंद्व समास होता है, कर्मधारय समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है। कई सारे ऐसे उदाहरण आते हैं जिसमें हम असमंजस में पड़ जाते हैं, उधेड़-बुन में पड़ जाते हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में आ जाते हैं कि भाई इसमें कर्मधारय लगाएं या फिर बहुब्रीहि लगाएं। पीतांबरम या आपके सामने में है भाई, लिखा हुआ है पीला अंबर, अब आप क्या करोगे? पीतांबरम, तो भाई पीतम अंबरम यस्य सा, बहुब्रीहि समास लगाया जाए, या पीला अंबर एक विशेषण है, एक विशेष है, कर्मधारय लगाया जाए। तो आपको डिटेल में बताया जाएगा।
राइट भाई। हाँ, तो आगे बढ़ जाइए। तो इसी में आपको पढ़ना होगा अलंकार। तो अलंकार क्या होता है? तो जैसे एक औरत, एक स्त्री, एक महिला की सुंदरता उसके आभूषण बढ़ाते हैं। आपने देखा होगा, महिलाओं का सम्मान करिए भाई। तो महिलाएं शादी विवाह किसी फंक्शन प्रोग्राम में जाती हैं तो बड़ी सज धज कर जाती हैं ना, तो भाई जेवर वगैरह पहनती हैं ना, तो क्या होता है, उनको लगता है कि इससे उनकी सुंदरता बढ़ती है, वास्तव में बढ़ती है। तो जिस प्रकार से महिला की सुंदरता उसके आभूषण जेवर बढ़ाते हैं, वैसे ही काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले को हम अलंकार कहते हैं। अलंकार में भी आप कई भेद पढ़ोगे, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर शब्दालंकार क्या है, अर्थालंकार क्या है। तो भाई अर्थ से काव्य में जो चमत्कार होगा उसको हम अर्थालंकार बोलेंगे। वहां हम रूपक अलंकार रखेंगे, वहां हम उपमा अलंकार रखेंगे, वहां हम उत्प्रेक्षा अलंकार रखेंगे। ध्यान देना, वहां हम अतिशयोक्ति अलंकार रखेंगे। लेकिन जहां पर, ध्यान देना भाई, जहां पर शब्दों से काव्य में चमत्कार देखने को मिले वहां पर आप शब्दालंकार रखोगे। वहां आपको यमक अलंकार रखना पड़ेगा, श्लेष अलंकार रखना पड़ेगा, आपको अनुप्रास अलंकार रखना पड़ेगा। जैसे आपने सुना होगा, कनक कनक ते सौगुनी मां दत्ता अधिकाय, और या खाए बौराए जग या पाए बौराए। तो भाई कनक का दो अर्थ निकला है, एक तरफ कनक सोना है, एक तरफ धतूरा है। अभी जल्दी में शिवरात्रि का त्योहार बीता है, तो भगवान शंकर को अर्पण किया जाता है ना धतूरा। तो भाई धतूरा खा जाए पागल हो जाएगा, और ज्यादा सोना भी आ जाए तो भी आदमी को पागल बना देता है। तो यहाँ पर कनक का दो अर्थ है। श्लेष अलंकार में पढ़ोगे तो इसमें अलग टाइप की परिभाषा दिखेगी। जैसे यमक में क्या होता है, एक अर्थ के भाई एक शब्द की पुनरावृत्ति होती है, लेकिन उसके अर्थ क्या होते हैं, अलग अलग भाई होते हैं ना, निकलते हैं। लेकिन श्लेष अलंकार में क्या होगा कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहां पर आप देखोगे कि भाई जो शब्द होगा उसके कई अर्थ निकलेंगे। जैसे भाई रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहां पर एक ही शब्द है लेकिन उसके कई अर्थ हैं समय समय पर। कहीं पर भाई स्वभाव या चरित्र से उसकी तुलना की गई है, कहीं पर ध्यान देना भाई किससे तुलना की गई है। तो यहां पर आप डिटेल में समझोगे कि पानी का क्या महत्व है, राइट ना भाई। तो ऐसे ही आपको कीवर्ड पकड़ना है जब आप अलंकार पढ़ोगे, जब आप पूरा हिंदी का सिलेबस करोगे, खासकर व्याकरण वाले सेगमेंट में। तो आगे यहां पर आप पढ़ोगे मुहावरा और लोकोक्ति। तो मुहावरा और लोकोक्ति में आपको देखने को मिलेगा कि भाई इसमें जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। मुहावरा वाक्यांश है, संक्षेप रूप है, जबकि लोकोक्ति एक विस्तृत रूप होता है, विस्तार रूप होता है। जैसे अंधे की लाठी, इसका अर्थ क्या हुआ मुहावरे का कि एक ही सहारा। अंधा चलता है ना तो ऐसे ऐसे देखता हुआ चलता है, देख नहीं पाता, मतलब सहारा लाठी का होता है ना, डंडा सा ऐसे रखता हुआ चलता है। कुछ भाई रोकथाम उसके सामने आया, समझ जाएगा कि आगे खतरनाक मामला गड़बड़ है, तो घूम जाएगा, राइट ना। हाँ, डंडी के सहारे वो चलता है। अब डंडी छीन ली जाए तो दुर्घटना हो जाएगी उसके साथ में, समझ गए। तो ये क्या है, वाक्यांश है, ये मुहावरा है। लेकिन लोकोक्ति क्या है, जैसे कि भाई ओखली में सिर दिया तो मूसर से क्या डरना, कि मूसर चाहे कोई बड़ा मारे चाहे भाई गंभीर या भारी मारे, अब तो जब सिर दे दिया ओखली में तो फिर काहे का डरना। ओखली जानते हैं आप, जिसमें मसाला हल्दी ड्राई फ्रूट वगैरह खूंदा जाता है, क्लियर। तो इस तरीके से आप पढ़ोगे तो बहुत सिलेबस है, आप देख लेना, सारा सिलेबस मैं भाई डिटेल में करा दूंगा। तो अभी समय कम है, अब दूसरी भी क्लास है, तो फिर मिलते हैं हम लोग, विस्तार से चर्चा करेंगे अगली क्लास में। किसी का कोई डाउट है तो भाई आप लोग बताना, एक एक डाउट्स आपके मैं क्लियर करूंगा। और हिंदी
पीजीटी में जैसा कि मैंने बताया, मैं फिर से दोहरा देता हूं कि सैकड़ों बच्चों ने हमारे मार्गदर्शन में सफलता अर्जित की है और सैकड़ों हजारों लोगों को आगे भी सफलता प्राप्त करनी है और मुझे दिलानी है सफलता। तो बस आप एक संकल्प के साथ, आप एक ऊर्जा के साथ सेशन में बैठेंगे और जो सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार आपको मैं नोट्स दूंगा और उस नोट्स पर आपको कमांड बनाना पड़ेगा और एक एक पॉइंट, एक एक सेगमेंट मैं बढ़िया से करा दूंगा ताकि आपका किसी प्रकार का कोई डाउट ना हो। आपको चाहे भाई प्रश्न पत्र एक हो, जैसे हम इसमें बात करें, ये देखिए आपके सामने दिया हुआ है ना भाई, भारतीय काव्य शास्त्र। तो इसमें भारतीय काव्य के बारे में पढ़ेंगे। इकाई 3 में देखोगे पाश्चात्य काव्य शास्त्र, मतलब वेस्टर्न लिटरेचर के बारे में आप पढ़ोगे। जब वेस्टर्न लिटरेचर के बारे में पढ़ोगे तो यहाँ पर आपको प्लेटो का सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा। प्लेटो बहुत बड़ा भाई साहित्यिक व्यक्ति था, साथ साथ दार्शनिक भी था, बौद्धिक व्यक्ति था प्लेटो। तो प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत, अरस्तु के विरेचन सिद्धांत का यहाँ पर हम लोग पूरा वर्णन करेंगे और बढ़िया से बताएंगे कि अरस्तु का काव्य शास्त्र क्या था और प्लेटो का काव्य शास्त्र क्या था। महत्वपूर्ण खंड बन जाता है। तो यहाँ पर हम लोग भाई टीएस एलियट के बारे में पढ़ेंगे, क्रोचे के बारे में पढ़ेंगे, लोई जेनस के काव्य के बारे में भी पढ़ेंगे, आई.ए. रिचर्ड्स के मूल सिद्धांत का भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। और यहां पर जो भी खंड है आपको थोड़ा बहुत अगर असहज महसूस करते होंगे तो आप वेस्टर्न लिटरेचर पर थोड़ा सा असहज महसूस करते होंगे। प्लेटो, अरस्तु, इनके स्टेटमेंट आपको थोड़ा बहुत जब ना कन्फ्लिक्ट होता है, जब आप पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं लगता है कि समझे में ही नहीं आया कि भाई दोनों में क्या अंतर है। तो मैं एकदम बेसिक अंतर बताऊंगा और आप फिर उसके माध्यम से बहुत आसानी से एक एक थ्योरी, एक एक सिद्धांत को भाई समझ जाओगे। आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर देख लेना, फिर तो आसान है, फिर ये सब तो आपने बहुत पढ़ा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और आगे जो भी दिक्कत हो आप बताना, सारा दिक्कत आपका मैं छूमंतर कर दूंगा, ये मेरा वादा रहा आपसे। तो आशा करता हूं कि आपके सबके पास सिलेबस होगा, सिलेबस देखना और आप बताना कि कहां से हम किस खंड से शुरू करें। तो अगर आप कहोगे तो शुरुआत से शुरू करेंगे, नहीं तो आप कहोगे कि भाई इस खंड से सर शुरू करिए, जो भी आपको कठिन लगे हम उस खंड से शुरू करेंगे। हाँ, बस आपको एक वादा करना पड़ेगा कि कॉपी कलम लेकर बैठेंगे, एक एक पॉइंट आपको समझते जाना है और संबंधित जो इकाई या खंड भाग खत्म होगा तो उसका नोट्स पढ़ना है। डाउट सेशन रखेंगे हम लोग ताकि कोई डाउट्स बने तो आप लोग फिर डाउट पूछ भी पाएं। क्लियर? तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।